नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि पिछले कई दिनों से हम यूट्यूब लेसन के ज़रिए पीएससी पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर सिस्टमेटिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स का अध्ययन कर रहे थे। कोरोना महामारी के इस दौर में हम अपना अध्ययन सुचारू रूप से जारी रखें, इसलिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर थर्ड स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अर्थात पुष्पीय पादपों की संरचना, विकास एवं जनन का अध्ययन भी हम समानांतर जारी रखना चाहेंगे, जिससे कि आपके दोनों पेपर जो है वो बराबर अध्ययन किए जा सकें। ये पेपर स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में कुछ आधारभूत चीज़ें हैं जो आपने पूर्व की कक्षाओं में अध्ययन कर ली है, लेकिन यहाँ पर आगे की बात को समझने के लिए हम इसका पूर्वावलोकन करेंगे। अर्थात सामान्य जो संरचनाएं हैं उसका अध्ययन हम यहाँ पर करना चाहेंगे। 3 शब्द हैं इसमें: स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पुष्पीय पादपों में वे कौन से लक्षण हैं जो उसकी संरचनात्मक, विकासात्मक और जननात्मक विशेषताएं इंगित करता है। इसी का अध्ययन करने के लिए हम आज बेसिक प्लान, बॉडी प्लान ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स अर्थात पुष्पीय पादप की आधारभूत शरीर रचना क्या होती है, इस पर चर्चा करेंगे। इस अध्ययन को शुरू करने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझनी होगी। पुष्पीय पादप अर्थात फ्लावरिंग प्लांट या सीड प्लांट क्या है? पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि विकास के दौरान जो नए लक्षण विकसित होते हैं उस समुच्चय को हम नाम दे देते हैं, जैसे थैलोफाइट्स। विद्यार्थियों, इस टॉपिक का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ शब्दावली समझनी आवश्यक है। जहाँ तक संरचना और डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमें साइटोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी आदि के बारे में संक्षिप्त ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर यह देखना आवश्यक है कि पादप की बाहरी संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यदि हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तब हम इसको इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कह देते हैं। वास्तविक जो टर्म है वह पादप शारीरिकी हमें प्रयुक्त की जानी चाहिए, प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी का तात्पर्य है पादप के विभिन्न भागों की समग्र संरचना एवं संगठन का अध्ययन आंतरिक रूप से यदि हम करें तब उसे हम पादप शारीरिकी या प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। कई बार हम हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्थात उत्तक या औत्तिकी विज्ञान का शब्द का प्रयुक्त करते हैं, लेकिन हम ये देखें कि यहाँ पर उत्तक विज्ञान या औत्तिकी सेलुलर अरेंजमेंट एवं उत्तक के अध्ययन के लिए प्रयुक्त शब्द है। इसलिए हमें बाह्य और आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए पादप शारीरिकी शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। पुष्पीय पादप, जैसा कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि विकास के दौरान कुछ कैरेक्टर्स समुच्चय के रूप में पादप में विद्यमान रहते हैं। उदाहरण के तौर पर थैलस ऑर्गेनाइजेशन थैलोफाइटा में, उसमें भ्रूण का विकास हुआ ब्रायोफाइटा में, उसके बाद में ट्रैकिड्स या स्टील का निर्माण हुआ, रंभ का निर्माण हुआ,
ट्रेक्योफाइटा या टेगोडोफाइट्स में, इसी प्रकार सीड जिम्नोस्पर्म में और पुष्पीय पादप में पुष्प संरचना जो है वो विकसित हुई। इस कारण हम यहाँ पर पुष्पीय पादप या सीड प्लांट प्रयुक्त करते हैं। अधिकांशतः जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हम फेनेरोगेम्स में इंक्लूड करते हैं, जिसका तात्पर्य है कि इसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म अर्थात सीड बियरिंग प्लांट्स और फ्लावरिंग प्लांट्स इंक्लूड करते हैं। पादप की पुष्पीय पादप का वितरण का अगर अपन यहाँ जिक्र करें तो हम देखते हैं कि वनस्पति शास्त्रों के अनुसार पुष्पधारी अर्थात आवर्तबीजी पादप पृथ्वी पर उपस्थित सर्वाधिक प्रगत एवं विकसित प्रकृति पादप समूह हैं और ये डोमिनेंट वेजिटेशन का निर्माण करते हैं। यहाँ पर ये बताना भी आवश्यक है कि पादप समूह लगभग 3.5 लाख जातियों से युक्त है। कुछ वैज्ञानिक ये अनुमान भी लगाते हैं कि अभी बहुत सारी पादप जातियों का खोज भी शायद नहीं हुई है, वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं, और नई निर्मित होने वाली जातियां भी उसमें ऐड हो रही है। इसमें से आधी से अधिक जातियां पुष्पीय पादपों की है। इसका तात्पर्य हुआ कि शेष जातियां जिनमें शैवाल, कवक, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट आदि सम्मिलित किए जाते हैं। एक कोशिकीय पादपों से अर्थात प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन से लेकर के आज हम विशालकाय बरगद, यूकलिप्टस, सिकोया आदि जिजाइंट वृक्ष भी देखते हैं जो समय के साथ धीरे धीरे विकसित हुए। यहाँ पर सीड प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए ये कहना वाजिब है कि वर्तमान समय में ये पादप डोमिनेंट वेजिटेशन बनाते हैं। यहाँ पर हम सामान्य रूप से यदि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट का डायग्रामेटिक अध्ययन करें तो देखते हैं कि यहाँ पर सीधे सीधे ये 2 भागों से बना हुआ है, जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे, व्याख्या आगे करेंगे। नीचे का पार्ट जो कि भूमिगत पार्ट है ये रूट सिस्टम बनाता है और ऊपर एरियल जो पार्ट है वह शूट सिस्टम बनाता है। यहाँ पर दोनों का ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग है। एरियल जो पार्ट है उसमें हम तना, उसके उपांग जैसे पत्तियाँ, फ्लावर, कलिकाएँ आदि निर्मित होती है, जिसका सविस्तार अध्ययन हम आगे के चैप्टर में करेंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स का बेसिक अगर पादप संरचना का अध्ययन करें तो यहाँ पर हम 2 प्रकार से इसको अध्ययन कर सकते हैं। पादप का कायिक अंग यानी वेजिटेटिव ऑर्गन्स और पादप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जनन अंग। इससे पूर्व हम पादप की बुनावट के आधार पर अध्ययन करें तो यहाँ पर हम जैसा कि पूर्व में बताया भूमिगत भाग रूट सिस्टम का निर्माण करता है और जो वायवीय भाग है वह शूट सिस्टम का निर्माण करता है। यहाँ पर मूल सिस्टम में हम देखते हैं कि 2 प्रकार के तंत्र विकसित होते हैं। सामान्यतः इस बात से हम अवगत हैं कि ये मूसला मूल तंत्र और रेशेदार मूल तंत्र होते हैं, अर्थात टेप रूट सिस्टम बनता है मोस्टली डाइकोट्स में और फाइब्रस रूट सिस्टम बनता है मोस्टली मोनोकोट्स में। लेकिन इससे पहले हम ये देखें कि जो भूमिगत भाग है उसका जो मुख्य पार्ट है रूट, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम देखें ये अवरोही अंग है, डिसेंडिंग ऑर्गन्स है, अर्थात जियोट्रोपिक जो गुरुत्वाकर्षण है उसकी तरफ वृद्धि करता है। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि जो एम्ब्रियो में संरचना बनती है उसमें
एक छोटा सा अक्ष होता है जिसे लघु स्तंभ या टिजेलम कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ऊपर की तरफ उसे एपिकोटाइल और नीचे की तरफ उसे हाइपोकोटाइल कहते हैं। एपिकोटाइल प्लीम्यूल बनाता है और हाइपोकोटाइल रेडिकल बनाता है। रेडिकल मूलांकुर भाग है और प्लीम्यूल प्रांकुर भाग है। ये जर्मिनेशन करके पादप का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो रेडिकल निकलता है वह अवरोही अंग है। ये ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती है अर्थात नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक है। ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ वृद्धि करते हैं। लेकिन अपवाद यहाँ पर बहुत है। आपने राइजोफोरा का नाम सुना होगा जिसमें न्यूमेटोफोर्स रूट पाई जाती हैं जो कि धरती से ऊपर की तरफ गमन करती हैं। साइकस में कोरलोइड रूट पाई जाती है जो कि नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं। इसके अलावा ये जल की तरफ गमन करती है, जल की तरफ वृद्धि करती है, इसलिए इसको पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक भी कहते हैं। क्लोरोफिल मोस्टली एब्सेंट होती है। मूल में नोड्स, इंटरनोड्स, बर्ड्स, फ्लावर आदि सब एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर एक कोशिकीय रूट हेयर पाए जाते हैं और रूट का अग्रभाग एक केपनुमा संरचना से आवृत होता है जिसे मूल गोप कहते हैं। जड़ों में जो पार्श्व मूलें हैं वह अंतर्जात रूप से निर्मित होती है, एंडोजीनियस इन ओरिजिन होती है जो कि परिरंभ या पेरिसाइकिल से उत्पन्न होती है। ट्रांसपीरेशन वाष्पोत्सर्जन की क्रिया रूट में नगण्य होती है। रूट सिस्टम को यदि हम विस्तार पूर्वक देखें तो हम देखते हैं कि ये मूलांकुर के विवर्धन से उत्पन्न भाग है और पादप में इसका कार्य पादप को भूमि में स्थिरीकरण करने का तथा जल एवं कार्बनिक लवणों अर्थात आयनों का अवशोषण करने का है। मूसलामूल तंत्र की बात करें तो मूलांकुर के लंबन से निर्मित प्राथमिक मूल होती है। इसके शाकन के रूप में द्वितीयक तृतीयक मूल निकलती हैं। इनका क्रम अग्र अभिसारी होता है। द्वितीयक व तृतीयक मूलों को पार्श्व मूल भी कहते हैं और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और मूल रोम को मिला करके हम इसे मूसला मूल तंत्र कहते हैं। पार्श्व मूलों के सिरों पर असंख्य एक कोशिकीय कोमल मूल रोम पाए जाते हैं तथा पादप का अवशोषण का कार्य इन मूल रोम द्वारा होता है। यदि हम रेशेदार मूल तंत्र या फाइबरस रूट सिस्टम की बात करें तो प्रारंभ में ये मूलांकुर से प्राथमिक मूल उत्पन्न होती है, लेकिन ये अल्पजीवी होती है। शीघ्र ही नष्ट हो जाने के कारण ये प्राथमिक मूल या पार्श्व मूल में परिवर्तित नहीं हो पाती है। इसके स्थान पर स्तंभ के किसी आधारीय भाग से या अन्यत्र भाग से रेशेदार मूल निकलती हैं, अतः इन्हें अपस्थानिक मूलें कहते हैं। यदि परिभाषा देना चाहें तो मूल अपस्थानिक मूल अपने नियत स्थान अर्थात मूलांकुर के बजाय पादप के किसी अन्य भाग से उत्पन्न हो उसे अपस्थानिक मूल कहते हैं, यानी अपने स्थान से उत्पन्न नहीं होकर के अन्य स्थान से उत्पन्न होना। यदि हम एक रूट का आंतरिक अध्ययन करना चाहें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक रूट 4 भागों से मिलकर के बनी होती है। यदि हम नीचे से यानी आधारीय भाग से नीचे की तरफ गमन करें तो यहाँ पर द रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन, उसके बाद में रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, उसके बाद में द रीजन ऑफ सेल डिवीज़न और सबसे अंतिम जो मृदा में पाया जाता है उसे रूट कैप कहते हैं। मूल गोप साधारणतः मूल गोप एक कोशिक होता है एवं ये मूल की वृद्धिकारी अग्रक की मृदा कणों की रगड़ से रक्षा करता है। लेकिन मल्टीपल रूट केप यानी बहुल मूल गेप भी पाए जाते हैं। उदाहरण हम ले सकते हैं पेंडेनस का, केवड़ा का, जिसमें एक से अधिक मूल गोप पाए जाते हैं। दूसरा, यदि हम छोटी और बड़ी
जलकुंभी में देखें तो यहाँ पर उत्प्लावकता के लिए ये मूल गोप कोटरिकाओं में फूली हुई संरचनाओं में परिवर्तित हो जाता है। इनको हम रूट पॉकेट्स या मूल कोटरिका कहते हैं। उदाहरण हम ले सकते हैं आइकोर्निया, पिस्टिया आदि। दूसरा पार्ट है एपिकल मेरिस्टेम या रीजन ऑफ सेल डिवीजन। शीर्षस्थ विभाजोत्की या कोशिका विभाजन क्षेत्र मूल गोप के बाद में पाया जाने वाला क्षेत्र है। इनकी कोशिकाएं विभाजोत्की होती हैं और सक्रिय रूप से विभाजन का कार्य करती हैं। उसके पश्चात रीजन ऑफ सेल इलोंगेशन, कोशिका विवर्धन का क्षेत्र। यहाँ पर जो कोशिकाएं रीजन ऑफ सेल डिवीजन में निर्मित हुई हैं उनमें लंबन का कार्य चलता है और ये बड़ा तीव्र गति से होता है। यहाँ पर कोशिका विभाजन की क्रिया नहीं पाई जाती है। उसके बाद में आधार की तरफ रीजन ऑफ सेल मैच्योरेशन या कोशिका परिपक्वता का क्षेत्र पाया जाता है। इस क्षेत्र में मूल रोम उपस्थित होते हैं और अवशोषण का कार्य अधिकांशतः यहीं पर ही पाया जाता है, अर्थात इसको मूल रोम क्षेत्र कहते हैं। यदि हम मूल की आंतरिक संरचना का अध्ययन करें तो सामान्य जो आंतरिक संरचना मूल की पाई जाती है उसमें 3 प्रकार का उत्तक सिस्टम पाया जाता है। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, कॉर्टिकल टिश्यू सिस्टम और स्टिलर टिश्यू सिस्टम। तो विद्यार्थियों, हम यहाँ देखते हैं कि सामान्य बातें जो आपने अध्ययन कर रखी हैं, लेकिन एक बार हम इन सब बातों को, इनके आधारभूत पादप की संरचना को देखें, उसके बाद में हम जो है वो आगे का अध्ययन आरंभ करेंगे। धन्यवाद।